हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। जैसे आपको पता है रोज सुबह 5:30 बजे टॉपर सीरीज शुरू कर दिया गया है और इस टॉपर सीरीज का एक ही उद्देश्य है कि आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस नंबर आए। तो 480 प्लस नंबर आपका कैसे आएगा? तो जैसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है बिल्कुल वैसे ही वैसे प्रश्न आपको पढ़ना पड़ेगा और इस टॉपर सीरीज में बिल्कुल वैसे ही वैसे प्रश्न हम आपको बताते हैं। तो ये टॉपर सीरीज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि पवन चक्की को चलने के लिए हवा की चाल कितना होना चाहिए? ए ऑप्शन है 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक, बी ऑप्शन है 15 किलोमीटर प्रति घंटा से कम, सी ऑप्शन है 35 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक, डी ऑप्शन है 25 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पवन चक्की को चलने के लिए हवा की चाल कितना होना चाहिए। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर हवा की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होगा तो पवन चक्की नहीं चलेगा, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और पवन चक्कियों का देश किस देश को कहा जाता है? तो डेनमार्क को कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है लकड़ी, सी ऑप्शन है गोबर गैस, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो कोयला है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जीवाश्म ईंधन कौन कौन से होते हैं? तो कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है और प्राकृतिक गैस होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किस क्रिया पर आधारित है? ए ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन पर, बी ऑप्शन है नाभिकीय संलयन पर, सी ऑप्शन है दोनों पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाइड्रोजन बम किस क्रिया पर आधारित है। तो जो हाइड्रोजन बम होता है ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और जो हाइड्रोजन बम होता है ये बहुत ही अधिक खतरनाक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? ए ऑप्शन है सूखा सेल का, बी ऑप्शन है डेनियल सेल का, सी ऑप्शन है सौर सेल का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। तो खिलौनों में सूखा सेल का उपयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी का विभव होता है। ए ऑप्शन है धनात्मक, बी ऑप्शन है ऋणात्मक, सी ऑप्शन है शून्य, डी ऑप्शन है अनंत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी का विभव होता है, तो पृथ्वी का विभव शून्य होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6
6 नंबर प्रश्न है कि आम मीटर का प्रतिरोध होता है। ए ऑप्शन है कम, बी ऑप्शन है बहुत कम, सी ऑप्शन है अधिक, डी ऑप्शन है बहुत अधिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आम मीटर का प्रतिरोध होता है तो आम मीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आम मीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन है 10 के पावर -4 के बराबर, बी ऑप्शन है 10 के पावर -5 के बराबर, सी ऑप्शन है 10 के पावर -6 के बराबर, डी ऑप्शन है 10 के पावर -7 के बराबर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है, तो 10 के पावर -6 के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है एम्पियर, बी ऑप्शन है वोल्ट, सी ऑप्शन है ओम, डी ऑप्शन है जूल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि खतरे के संकेत में किस रंग का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है हरा रंग का, बी ऑप्शन है नीला रंग का, सी ऑप्शन है लाल रंग का, डी ऑप्शन है काला रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खतरे के संकेत में किस रंग का उपयोग किया जाता है, तो खतरे के संकेत में लाल रंग का उपयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है। ए ऑप्शन है सूर्य की दिशा में, बी ऑप्शन है सूर्य के विपरीत दिशा में, सी ऑप्शन है दोनों दिशा में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है, तो सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक दहन की क्रिया है। ए ऑप्शन है जल का उबलना, बी ऑप्शन है मोम का पिघलना, सी ऑप्शन है पेट्रोल का जलना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक दहन की क्रिया है, तो पेट्रोल का जलना एक दहन की क्रिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है। ए ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, बी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, सी ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है, तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये प्रबल अम्ल होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो कार की बैटरियों में करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि पीएच में पी सूचक है। ए ऑप्शन है पावर का, बी ऑप्शन है पोटेंशियल का, सी ऑप्शन है दोनों का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो पीएच स्केल होता है इसमें जो पी होता है ये किसका सूचक होता है, तो ये पोटेंशियल का सूचक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है उदासीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं तो अम्लीय होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और ये 30 प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा।
और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है तांबा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो जो चांदी होता है ये विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। ए ऑप्शन है 22 कैरेट का, बी ऑप्शन है 23 कैरेट का, सी ऑप्शन है 24 कैरेट का, डी ऑप्शन है 18 कैरेट का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो जो शुद्ध सोना होता है ये 24 कैरेट का होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शुद्ध सोना होता है ये मुलायम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसा होता है। ए ऑप्शन है चमकदार, बी ऑप्शन है खुरदुरा, सी ऑप्शन है काला, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसा होता है। तो चमकदार होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 15, डी ऑप्शन है 17। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि सोना का परमाणु संख्या कितना होता है। ए ऑप्शन है 60, बी ऑप्शन है 69, सी ऑप्शन है 79, डी ऑप्शन है 80। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोना का परमाणु संख्या कितना होता है। तो सोना का परमाणु संख्या 79 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। ए ऑप्शन है परमाणु संख्या, बी ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो परमाणु संख्या है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया है। तो मोसले ने बनाया है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है और वर्गों की संख्या 18 है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि पित्त कहाँ से स्रावित होता है। ए ऑप्शन है यकृत से, बी ऑप्शन है छोटी आंत से, सी ऑप्शन है अग्न्याशय से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पित्त कहाँ से स्रावित होता है। तो पित्त यकृत से स्रावित होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है। ए ऑप्शन है ग्रासनी, बी ऑप्शन है अमाशय, सी ऑप्शन है छोटी आंत, डी ऑप्शन है बड़ी आंत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है। तो छोटी आंत है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा पदार्थ बनता है। ए ऑप्शन है पानी, बी ऑप्शन है दूध, सी ऑप्शन है ग्लूकोज, डी ऑप्शन है लवक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा पदार्थ बनता है। तो ग्लूकोज बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ए ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन है श्वसन, सी ऑप्शन है चलन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है।
तो जो श्वसन की क्रिया है ये सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, जरूरी है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 1 प्रकार के, बी ऑप्शन है 2 प्रकार के, सी ऑप्शन है 3 प्रकार के, डी ऑप्शन है 4 प्रकार के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन 2 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से नर युग्मक क्या है। ए ऑप्शन है अंडाणु, बी ऑप्शन है वृषण, सी ऑप्शन है शुक्राणु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से नर युग्मक क्या है। तो नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मादा युग्मक अंडाणु होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और शुक्राणु कहाँ पे बनता है, तो वृषण में बनता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है। ए ऑप्शन है गर्भाशय में, बी ऑप्शन है फेलोपियन नलिका में, सी ऑप्शन है नारी की योनि में, डी ऑप्शन है ग्रीवा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है। तो गर्भाशय में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है। ए ऑप्शन है केंचुआ, बी ऑप्शन है कुत्ता, सी ऑप्शन है बिल्ली, डी ऑप्शन है बकरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है। तो जो केंचुआ होता है ये उभयलिंगी जंतु होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है जयांग, बी ऑप्शन है दल, सी ऑप्शन है पुंकेसर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधे के मादा भाग को क्या कहते हैं। तो जयांग कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि एक लिंगी पुष्पी पौधे का उदाहरण है। ए ऑप्शन है पपीता, बी ऑप्शन है सरसों, सी ऑप्शन है उड़द, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक लिंगी पुष्पी पौधे का उदाहरण है तो पपीता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे विज्ञान के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ये इस 30 प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि द्विखंडन किस में होता है। ए ऑप्शन है अमीबा में, बी ऑप्शन है पैरामीशियम में, सी ऑप्शन है लिस्मेनिया में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द्विखंडन किस में होता है। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।